नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिंगापुर पहुंचे हुए हैं और जहां पर उन्होंने कई दिग्गज उद्योगपतियों से मुलाकात की है और इसी भी दिग्गज उद्योगपति टेमासेक के चेयरमैन टीओ ची हिया और उनकी टीम से भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात की है। और इस मुलाकात का मुख्य उद्देश्य उत्तर प्रदेश के औद्योगिक बुनियादी ढांचों में विदेशी निवेश को बढ़ावा देना था। टेमासेक के चेयरमैन से चर्चा के दौरान सीएम ने यूपी में संप्रभुता और निवेश भागीदारी पर भी बात की है, जिसमें डेटा सेंटर के साथ साथ एनर्जी और औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी शामिल है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को राज्य के मजबूत नीतिगत ढांचों और साथ ही कई सिस्टमों के बारे में जानकारी दी। ये बैठक वैश्विक निवेशों को यूपी की ओर आकर्षित करने की दिशा में बेहद ही बड़ा कदम माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी इस मुलाकात की जानकारी सोशल मीडिया पर साझा की है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि आज सिंगापुर में टेमासेक के चेयरमैन ताओ ची हिन और उनकी टीम के साथ बैठक हुई। उत्तर प्रदेश में कई चीजों को लेकर यहां पर चर्चाएं की गई। ऐसे में वैश्विक निवेशों के लिए राज्य की नीति ढांचों और साथ ही कई तरह की चर्चाओं पर प्रकाश भी डाला गया। तो वहीं पीलीभीत में गन्ना राज्य मंत्री संजय सिंह गंगवार ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने अपनी राय व्यक्त की है। पत्रकारों के सवाल पर समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष के विवादित स्पर्धा मामले पर उन्होंने स्पष्ट किया कि वो किसी से व्यक्तिगत तौर पर जुड़े नहीं हैं और उनकी तुलना उनसे नहीं की जा सकती है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का रवैया अक्सर उस तरह का होता है जो अवैध गतिविधियों में शामिल होते हैं, इसके साथ ही खड़े भी रहते हैं। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया है कि यूपी में रहते हो तो कानून का पालन करना अनिवार्य है और जो इसे नहीं मानेगा उन्हें कानून के तहत सिखाया जाएगा। इसके अलावा मंत्री ने नौगावा चौराहे पर टुक-टुक और ई रिक्शा चालकों से अवैध वसूली के मामले पर भी जिलाधिकारी को निर्देश दिया और इस तरह की गतिविधियों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई किए जाने के भी आदेश दिए हैं। उन्होंने सपा के प्रदेश अध्यक्ष पर भी कटाक्ष किया और कहा कि चुनाव जीतने के लिए सही मार्गदर्शन की जरूरत है। उनका कहना था कि भाजपा के जिला अध्यक्ष के निर्देश में वो चुनाव जीतते हैं, जबकि सपा अपने ही जिला अध्यक्ष के निर्देश में हार जाती है। मेरी क्या की दुश्मनी, मेरे सामने क्या वो चुनाव लड़ता जो मेरी दुश्मनी होगी? मेरा उससे क्या मतलब है? वो तो मेरी एक प्रिय नेता चाहने वाली का वो रहा है, उस पर ना चर्चा करे तो अच्छा। मैं तो वो भूल गया। मैं ऐसे लोगों को, जो आप तो नाम बता रहे हैं, मुझे तो नाम ही नहीं पता है ये कौन है, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। तो स्वागत है, मेरी क्या की दुश्मनी। तो वहीं पीलीभीत के पूरनपुर तहसील में शनिवार को एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को उनके पत्र भी वितरित किए गए और इस अवसर पर मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत चयनित लोगों को उनके आवास निर्माण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रदान किए गए, ताकि उन्हें घर बनाने की प्रक्रिया में सुविधा मिल सके और योजना का लाभ सीधे उनके जीवन में महसूस हो। और इसी तरह मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत उन किसानों के परियोजनाओं को प्रमाण पत्र दिया गया जिसका नुकसान या तो दुर्घटना के कारण निधन हुआ हो या फिर चोट आई हो, ताकि उन्हें उचित सहायता मिल सके। और इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री बाल सेवा और योजना के तहत युवाओं और युवतियों को भी लाभ से जुड़े प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। तो वहीं गोरखपुर में उद्योगों में ट्रेडमार्क और ब्रांड की नकली से जुड़े बड़े मामले अब सामने आए हैं। हालांकि मामलों में कानूनी कार्रवाई को अंजाम भी दिया गया है। उत्तर पश्चिमी जिला न्यायालय रोहिणी दिल्ली के आदेश के तहत एक कंपनी के परिसर में छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में कथित नकली उत्पादक बरामद हुए हैं और इन उत्पादकों की बाजार में कीमत लगभग 40 से 45 लाख रुपए आंकी जा रही है। सेक्टर 26 स्थित फैक्ट्री में छापेमारी न्यायालय द्वारा नियुक्त लोकल कमिश्नर की उपस्थिति में ये छापेमारी की गई है। जांच में सामने आया है कि आरोपी कंपनी ने 4 पंजीकृत ब्रांड की हूबहू पैकेजिंग की और अवैध उत्पादन और बिक्री भी की है और इस दौरान पुलिस बल भी तैनात किए गए थे ताकि कार्रवाई सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से पूरी की जा सके। छापेमारी के दौरान बड़ी मात्रा में तैयार माल, पैकेजिंग सामग्री और ब्रांडेड बैग बरामद किए गए हैं। न्यायालय के निर्देश पर लोकल कमिश्नर ने समस्त स्टॉकों को मौके पर ही सीज कर दिया और नए और पुराने सभी माल को बिक्री पर तत्काल ही रोक लगा दी। फीड्स के साथ कोई सिविल बात शुरू किया है
उस बाद में रोहनी कोर्ट में इनका कोई विषय गया है, जिसमें क्या है कि रोहनी कोर्ट ने लोकल कमिश्नर अपॉइंट मुझे किया गया, मुकेश लोकल कमिश्नर हूँ, मुझे अपॉइंट किया गया है कि आप इस कोर्ट पे जाएं और सर्च करें कि वहाँ पे क्या क्या ट्रेडमार्क वायलेशन हो रहे हैं, इन्फ्रिंजमेंट हो रहा है। तो उसके लिए हम यहाँ ओम शक्ति फीड्स के लोकेशन पे आए हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमारे साथ सहयोग किया है, लेकिन माल को किसी भी प्रकार से सीज नहीं करने दिया गया है, जबकि यहाँ पे बल्क में माल अंदर पड़ा है। मामला पूरा कॉपीराइट का है, कॉपीराइट वायलेशन इन्फ्रिंजमेंट का है। कितने का माल होगा कॉपीराइट का? इसमें सर कम से कम 40-50 लाख रुपये का माल भरा हुआ कॉपीराइट। क्या नाम है सर आपका? मेरा मुकेश, लोकल कमिश्नर रोहनी कोर्ट दिल्ली। तो वहीं अंबेडकर नगर में उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष ने हाल ही में सरकार के एक महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया। उन्होंने बताया कि पहली बार शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की सैलरी में एक साथ 8,000 रुपए की बढ़ोतरी की गई है, जो वर्तमान महंगाई के दौर में उनके लिए बड़ी राहत साबित होगी। हालांकि संघ की मांग 30,000 रुपए थी, लेकिन इस समय ये बढ़ोतरी भी काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यह कदम लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करने की दिशा में एक अहम प्रयास है। राज्य सरकार ने चुनाव से पहले 1.70 लाख शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के विशेष लाभ दिए हैं और इस निर्णय के अनुसार अब शिक्षा मित्रों की प्रतिमाह 18,000 और अनुदेशकों को 17,000 रुपए मिलेंगे। इससे पहले शिक्षा मित्रों को 10,000 और अनुदानों को 9,000 रुपए मिलते थे और ये बदलाव पिछले 9 साल में पहली बार हुआ है जब उनकी सैलरी में इतनी बड़ी बढ़ोतरी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिक्षा मित्रों और अनुदेशों को वेतन को बढ़ाए जाने के संबंध में यही कहना चाहता हूं कि जो शिक्षा मित्र यूनियन है, अनुदेशक यूनियन है, जो इन लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष का एक छोटा सा जो प्रतिफल मिला हुआ है, मैं इनसे यही कहना चाहता हूं, ये संघर्ष जारी रखें। आज शिक्षा मित्रों का मानदेय यदि 18,000 किया गया है, अनुदेशों को मानदेय यदि 17,000 किया गया है, तो मैं ये 17 और 18,000 पर इनको संतुष्ट होने की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो भी समान कार्य करते हैं, शिक्षकों के समान, और शिक्षक ही है, तो उनका भी समान कार्य समान वेतन के रूप में भुगतान होना चाहिए और उनको अस्थायी शिक्षक के रूप में समायोजित किया जाना चाहिए। और इसी के साथ मैं सरकार से ये भी मांग करता हूं, यदि ये शिक्षकों की हितैषी है तो शिक्षकों के सम्मान के लिए जो उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की धारा 21 थी, उसमें सेवा सुरक्षा शिक्षकों का सुनिश्चित था। उस सेवा सुरक्षा की धारा को बहाल कर देना चाहिए, जिससे शिक्षक एक सम्मानजनक जीवन यापन कर सके। अन्यथा पूरे प्रदेश में प्रबंध तंत्र के शोषण और अधिकारियों के शोषण का प्रतिफल है कि पूरा प्रदेश का शिक्षक निरंतर किसी न किसी प्रकार से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और शिक्षकों की सेवा सुरक्षा भी बहाल की जानी चाहिए। इसी के साथ मैं ये भी मांग करता हूं, सरकार शिक्षक और कर्मचारियों का जो बुढ़ापे की लाठी अर्थात पुरानी पेंशन थी, उसको भी बहाल करते हुए शिक्षकों का अगर सम्मानजनक वेतन देने का काम करते हैं तो ये केवल कहने की बात नहीं है, उनका समान वेतन भी देना चाहिए, उनको बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन भी बहाल करना चाहिए। और जिस दिन बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, उस दिन हम इनको बहुत बहुत बधाइयां देंगे, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। तो वहीं अंबेडकर नगर के 2016 के चर्चित हत्याकांड में शनिवार को एक महत्वपूर्ण फैसला आया। अदालत ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख को दोषी करार दिया है और उन्हें जल्द ही न्यायिक अभिरक्षक में जेल भेज दिया गया। सजा की औपचारिक घोषणा 24 फरवरी को की जाएगी और ये मामला 24 मार्च 2016 का है, जब महारुआ थाना क्षेत्र के लोकनाथपुर गांव में 30 वर्षीय मनसाराम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मनसाराम कथित तौर पर कटहरी ब्लॉक प्रमुख के घर आयोजक के एक नियंत्रण कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और इसी दौरान उनके साथ विवादास्पद घटना घट गई। उनकी हत्या कर दी गई और बाद में शव को जयसिंहपुर थाना क्षेत्र में गांव के पास एक माइनर में फेंक दिया गया। मृतक की बुआ की शिकायत पर पुलिस ने 2 युवकों को नामजद करते हुए तत्काल कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया और लंबे समय तक चली सुनवाई के बाद से अपर जिला और सत्र न्यायाधीश ने उपलब्ध साक्ष्य और गवाहियों के आधार पर पूर्व ब्लॉक प्रमुख को दोषी ठहराया है और अब पूरे जिले की निगाहें 24 फरवरी को सुनाए जाने वाले अंतिम फैसले पर टिकी हुई है, जब आरोपी को मिलने वाली सजा तय की जाएगी। और इस मामले ने स्थानीय समुदाय में लंबे समय तक चर्चाओं और तनाव बनाए रखा था।
तो वहीं ललितपुर में विद्या ज्वेलर्स की दुकान में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। जिसमें लगभग 6 लाख रुपए के आभूषण और नकदी चोरी की गई है। चोरी की घटना शहर के महावीर प्याऊ के पास सदर कोतवाली क्षेत्र में हुई है और इसे अंजाम देने वाले 2 चोर थे। उन्हें बड़ी चतुराई के साथ दुकान का शिकार बनाया और चोरी करते समय पूरी प्रक्रिया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई और इस चोरी की खबर से स्थानीय व्यापारियों में भारी आक्रोश है और वो सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। घटना ने बाजार में सुरक्षा की संवेदनशीलता को भी उजागर कर दिया है। पुलिस गहनता से जाँच कर रही है और आसपास के सीसीटीवी फुटेज, गवाहों और संदिग्धों की पहचान के लिए काम कर रही है ताकि चोरों को जल्दी गिरफ्तार किया जा सके और चोरी किए गए माल को भी बरामद किया जा सके। लगभग 4:15 बजे के आसपास 2 चोर सड़क पे टेढ़ा करके घुस गए दुकान में, ऊपर से छत से आकर। अच्छा, लगभग आपकी कितनी चोरी हो गई? लगभग 5 से 6 लाख के बीच में चोरी हुई। अच्छा, आपको जानकारी कैसे मिली भाई? पड़ोसियों ने फोन करके बताया कि आपकी दुकान की शटर टूटी हुई है, तब आके हमने देखा। अच्छा, तो क्या वजह बंद की थी आपने? दुकान रोज की तरह 7, 7:30 के बीच में बंद की थी शाम को। अच्छा, तो सीसी कैमरे लगे हैं, उसमें है कुछ? 2 व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, तो क्या चेहरा मेरा बांधे थे, क्या करे थे? एक चेहरा बांधी हुई था, एक चेहरा खुली हुई है। पुलिस को बताया गया है वैसा, तो सीसीटीवी उपलब्ध कराई जा रही है। अच्छा, लगभग उनकी उम्र कितनी होगी चेहरे के हिसाब से? लगभग 25 से 35 के बीच में। अच्छा, कहाँ दुकान का नाम क्या है आपकी? श्री विद्या ज्वेलर्स। कहाँ पर है? मेन रोड सावर के चौक के पास। अच्छा, पुलिस को आपने सूचना दे दी है? पुलिस को सूचना दे दी। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से देर रात के क्या चोरी हुई है, तो क्या पुलिस की गश्त नीति क्या थी? चौराहे पे चोरी होना, हाँ, सुरक्षा व्यवस्था की संदिग्ध बता दी है कि सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है। जब मेन रोड पे ही व्यापारी सुरक्षित नहीं है, फिर और जगह पे बहुत मुश्किल है सुरक्षित रह पाया। तो वहीं सीतापुर से खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर पेपर के कर्मचारियों का गुस्सा अब पूरी तरह से सामने आया है। प्रशासन के हस्तक्षेप के बावजूद उनकी समस्याओं का कोई भी समाधान नहीं निकल पाया है। होली का त्यौहार नजदीक है, लेकिन महीनों से बकाया वेतन न मिलने के कारण कर्मचारियों के घरों में चिंता और तनाव का माहौल बना हुआ है। नाराज कर्मचारियों ने मिल प्रबंधन के खिलाफ विरोध की भावना व्यक्त करते हुए मिल मालिक के आवास को घेर लिया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कर्मचारी मालिक के घर के दोनों गेटों पर धरने पर बैठ गए हैं और स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनका बकाया भुगतान नहीं किया जाता वो धरना नहीं छोड़ेंगे। सबसे बड़ी समस्या ये है कि अब तक मिल प्रबंधन की ओर से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति बातचीत या फिर समाधान के लिए सामने नहीं आया है और इस वजह से कर्मचारियों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है और माहौल पूरी तरह से तनावपूर्ण बना हुआ है। स्थानीय लोगों और प्रशासन की निगाहें अब इस समस्या के तत्काल समाधान पर टिकी हुई है ताकि कामगारों के समस्या को जल्दी हल किया जा सके और त्योहारों के सीजन में घरों में शांति लौट सके। तो वहीं लखनऊ के पक्का पुल पर एक पारिवारिक विवाद के बाद से एक युवक ने असामान्य कदम उठाते हुए पुल की छतरी पर चढ़ गया और जिससे वहां पर अफरा तफरी मच गई। युवक करीब 1 घंटे तक ऊंचाई पर ही रुका रहा और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग नीचे भी इकट्ठे हो गए, जो उसे सुरक्षित नीचे लाने के लिए लगातार खड़े रहे। सूचना मिलने पर पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घटनास्थल पर मौजूदा लोगों को किसी तरह नियंत्रित किया। युवक से बातचीत की। पुलिस ने अधिकारियों से धैर्य और समझाने की कोशिश की। युवक की पहचान बिजनौर के रहने वाले युवक के तौर पर हुई है और अधिकारियों का कहना है कि प्रारंभिक तौर पर यह कदम पारिवारिक तनाव के कारण उठाया गया है। घटना ने पुल पर तनाव और भीड़भाड़ पैदा की, लेकिन समय रहते पुलिस की कार्रवाई से बड़ी घटना टल गई। तो वहीं लखनऊ के थाना गाजीपुर क्षेत्र में हाल ही में हुई मुठभेड़ को लेकर डीसीपी पूर्वी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई कानूनी व्यवस्था बनाए रखने और संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने के उद्देश्य से की गई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस और संदिग्धों के बीच तीव्र संघर्ष हुआ, जिसमें सुरक्षा बलों ने सावधानी और कानूनी प्रोटोकॉल का पालन करते हुए कार्रवाई को अंजाम दिया। डीसीपी ने कहा कि पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में रखने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं और किसी भी तरह के आवश्यक
नुकसान से बचने की पूरी कोशिश की। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि मुठभेड़ में शामिल सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और साथ ही उन्होंने आम जनता से शांति बनाए रखने और अफवाहों से दूर रहने की अपील की है। और इस बयान से इलाके में सन्नाटा और सुरक्षा के प्रति जागरूकता दोनों ही बढ़ी है। ये दिनांक 19 फरवरी 2026 को थाना क्षेत्र गाजीपुर के सर्वोदय नगर चौकी क्षेत्र में विमला देवी नाम की महिला के साथ लगभग दोपहर में 1:30 बजे दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, जो एक काले रंग की स्कूटी पर सवार थे, इनके द्वारा एक चेन स्नैचिंग की घटना कारित करी गई थी। घटना का संज्ञान लेते हुए थाना गाजीपुर पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा घटना का अनावरण करने के लिए एसीपी गाजीपुर साहब की निर्देशन में 3 टीमें बनाई गई थी, जिसमें थाना गाजीपुर की टीमें और हमारे पूर्वी जोन की क्राइम टीम की भी टीम थी जो इस पे काम कर रही थी। आज रात में हमारी टीम जब भूसेवाली रोड के पास चेकिंग कर रही थी तो लगभग सिमिलर दिखने वाली स्कूटी पे 2 व्यक्ति जब उधर आते हुए दिखे, पुलिस द्वारा जब उन्हें रोक के इशारा करने के प्रयास किया गया तो उनके द्वारा बहुत ही तेज़ी से स्कूटी भगाई गई और कल्याण अपार्टमेंट के पास वाली रोड की तरफ जब जा रहे थे, पुलिस ने उनका जब पीछा किया तो उनमें से एक व्यक्ति द्वारा जब स्कूटी अनियंत्रित होकर गिर गई, उतर के पुलिस पे फायर कर दिया। बचाव कार्य करते हुए पुलिस द्वारा भी अपने सिखलाए हुए तरीके से फायरिंग करी गई, जिसमें एक व्यक्ति के पैर पे गोली लगी है तथा दूसरे व्यक्ति को पुलिस द्वारा पकड़ के उसे हिरासत में लिया गया। इसमें इनसे जब पूछताछ करी गई तो इनके द्वारा बताया गया कि इनमें से जिसके पैर पे गोली लगी है उसका नाम मोहम्मद रानू है और दूसरे व्यक्ति का नाम मोहम्मद रिजवान है। इनके द्वारा कुछ दिनों पहले एक स्कूटी चोरी करी गई थी और उसी चोरी की स्कूटी से इन्होंने विमला देवी के साथ चेन स्नैचिंग की घटना को कारित किया गया था। इनके पास से 2 तमंचे बरामद हुए हैं, जिसमें एक फायर किया हुआ कारतूस, एक जिंदा कारतूस तथा 2 अलग जिंदा कारतूस अलग व्यक्ति के पास से बरामद हुए हैं। पुलिस द्वारा इन्हें इलाज के लिए अभी बलरामपुर अस्पताल में ले जाया गया है। घटना में जो चेन स्नैचिंग करी गई थी, जो चेन थी, वो भी बरामद करी गई है। यहाँ मौके पे सभी उच्च अधिकारीगण और फॉरेंसिक्स की टीम मौजूद है। अग्रिम विधिक कार्रवाई। तो वहीं संभल में करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्राचीन सिद्धपीठ चामुंडा देवी मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां पर विधि विधान से पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में मौजूदा क्षेत्रीय समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। समारोह में बड़ी संख्या में समर्थक भी मौजूद थे और संगठन के पदाधिकारी फूलमालाओं से उनका अभिनंदन कर सम्मानित किया। और इस अवसर पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने आगामी आंदोलन की योजना का बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा कि यूजीसी एक्ट के विरोध में 8 मार्च को दिल्ली में एक बड़ा महाआंदोलन आयोजित किया जाएगा। उनके अनुसार ये कानून सामान्य वर्ग के छात्रों और नागरिकों पर अनावश्यक रूप से थोप दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक्ट में ऐसी व्यवस्था है जो कि एक तरफा कार्रवाई की संभावना को बढ़ाती है। इसमें शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है, जबकि आरोपी के खिलाफ तुरंत ही कार्रवाई का प्रावधान होता है और जांच समिति में सामान्य वर्ग के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने अनुसंधान और साथ ही उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का हवाला देते हुए बताया कि हर नागरिक को सामान्य और सम्मानपूर्वक जीवन का अधिकार है और ये एक्ट इस अधिकारों का उल्लंघन करता है। उन्होंने ये भी बताया कि इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामला मौजूद है और इसके अलावा उन्होंने बताया कि एक्ट को वापस करने की मांग को लेकर स्वर्ण समाज समन्वय समिति का गठन भी किया गया है, जो हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार इसको लेकर यात्रा निकल रही है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश हमेशा जन आंदोलन की धरती रहा है और 8 मार्च को बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचेंगे। हम लोगों ने निर्णय किया है कि हम 8 मार्च को दिल्ली में रामलीला मैदान में एक महाआंदोलन करेंगे। अब उस महाआंदोलन को सफल करने के लिए हमें सामान्य वर्ग के नागरिकों की बड़ी संख्या की आवश्यकता है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश इस संख्या का बहुत बड़ा स्रोत है और इतिहास गवाह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बड़ी संख्या में सामान्य वर्ग के नागरिकों ने अपनी भूमिका जब भी आवश्यकता पड़ी है दिल्ली में पहुंच कर नहीं पाई है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, दिल्ली के जो क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों में लगातार हम लोग जिले स्तर पर आमंत्रण यात्रा के माध्यम से लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही साथ ज्ञापन देकर हम लोग केंद्र सरकार को हमारी मांगे जो 10 सूत्रीय वो भेज रहे हैं। तो मैं आज यहाँ पर मेरी टीम के साथ उपस्थित हुआ हूँ, संभल में उपस्थित हुआ हूँ और यहाँ के सामान्य वर्ग के जो नागरिक हैं जिन पर ये काला कानून थोपा गया, जिनके बच्चों पर के भविष्य पर ये प्रहार हुआ है,
जिन बच्चों को, सामान्य वर्ग के बच्चों को जन्मते ही इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया, ऐसे काले कानून को उखाड़ फेंकने के लिए मैं इन सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। दुर्भाग्य देखो साहब, इस देश के सामान्य वर्ग के जो छात्र छात्राएं, यदि वो उन पर आरोप लगते हैं तो तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, और जिन्होंने फरियाद की है वो यदि आरोपी निर्दोष भी छूट जाता है तो फरियादी जो है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और फरियादी की पहचान भी गुप्त रखी जाएगी। और तो और जो जांच करने वाली समिति है, उस समिति में भी किसी भी सामान्य वर्ग को स्थान नहीं दिया गया है। साथ ही साथ जो संस्थापक है उस विश्वविद्यालय के, उनको भी दबाया गया। तो इसमें कई सारी विसंगतियों को दूर करने के लिए इसका रोल बैक होना अति आवश्यक है। तो वहीं सऊदी अरब की सरकार ने कुर्बानी को लेकर नया नियम जारी किया है, जिसके अनुसार इस बार केवल नासुक मसार पोर्टल के माध्यम से ही कुर्बानी की जाएगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने भी इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं और यात्रियों और इच्छुकों को अवगत कराया गया है कि उन्हें 28 फरवरी 2026 तक अपनी अदाही विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। आधिकारिक जानकारी के अनुसार निर्धारित अंतिम तिथि के बाद से विकल्प बदलने की अनुमति नहीं होगी। इसीलिए सभी इच्छुकों को समय रहते अपने पसंद और योजना सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है। और ये नया नियम कुर्बानी प्रक्रिया की डिजिटल और व्यवस्थित बनाने के उद्देश्य से लागू किया गया है, ताकि सभी यात्रियों और नागरिकों के लिए पारदर्शिता और सुविधा सुनिश्चित की जा सके। साथ ही हज कमेटी ने लोगों से आग्रह किया है कि वो निर्धारित पोर्टल का सही उपयोग और अंतिम समय तक विकल्प बदलने की कोई भी संभावना नहीं रहने के कारण अपनी योजना समय पर ही पूरा करें। तो वहीं यूपी के मथुरा में होली का आगमन हो चुका है और लगातार होली के त्योहार को लेकर सुरक्षा व्यवस्था भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। मथुरा के कार्निवल गोपाल जयंती के 95वें वार्षिक महोत्सव में कार्यक्रम के चौथे दिन शनिवार को होली खेली गई, जिसमें पीठाधीश्वर गुरु शरण नंद महाराज ने ठाकुर जी के स्वरूपों की आरती कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वृंदावन से आए ब्रज कला संस्था और साथ ही वंशी चोरी लीला का मंचन किया गया, जिसमें अनेक गायक जो थे वो मौजूद रहे। पीठाधीश्वर गुरु शरण नंद महाराज और राधा कृष्ण के स्वरूपों को ऊपर लगभग 6 कुंटल फूलों की बारिश की गई और राधा कृष्ण स्वरूपों ने फूलों के श्रद्धालुओं के ऊपर बरसाए। श्रद्धालु जो हैं वो जय जयकारे लगाते हुए दिखाई दिए। 2 कुंटल लड्डुओं से होली खेली गई और चारों ओर ठाकुर रमन बिहारी की जय जयकार होने लगी और कुछ समय बाद गुलाल की डिब्बी फेंकी गई और साथ ही रमन बिहार के आंगन में लाल, गुलाबी, हरे, बैगनी और कई तरह के गुलाल जो बिखर गए। लगभग 10,000 लीटर पानी में फूलों का रंग घोला गया और चांदी की पिचकारी लेकर भगवान के ऊपर रंग डाला गया और हर तरफ जय जयकारों से पूरी तरह से मथुरा नगरी डूब गई। प्राचीन समय से यहाँ पर, जब प्राचीन समय में यहाँ पर घोर जंगल था, तब यहाँ पर बड़े पुण्यात्मा महात्मा तपस्या करते थे। उनमें श्री गोपाल दास जी महाराज, हरनाम दास जी महाराज, ये उनकी तपोभूमि रही है और श्री कृष्ण बलराम की क्रीड़ा स्थली रही है। तो यहाँ का बड़ा ही प्राचीन महत्व है, इसलिए यहाँ की पुण्य, उन संतों की पुण्य स्मृति में यहाँ हर वर्ष मेला लगता है। आश्रम में सभी श्रद्धालु मिट्टी से खेल रहे हैं और कुछ आकृतियां भी बना रहे हैं, क्या महत्व है? जी, यहाँ की तो रज रज में भगवान का वास है, यहाँ के कण में भगवान का निवास है, उनकी क्रीड़ा स्थली रही है। तो यहाँ का रज का प्रत्येक पार्टिकल्स ऑफ द डस्ट इज चार्ज लाइक ए बैटरी। सो मतलब वी स्टे हियर एंड वी गेट चार्ज हियर लाइक ए बैटरी। तो श्रद्धालु कब से आ रहे हैं यहाँ? श्रद्धालु यहाँ पे कम से कम 10 लाख रोजाना की श्रद्धालुओं की भीड़ लगती है और श्रद्धालु बड़े ही भक्ति भाव से यहाँ आते हैं और यहाँ पर लोट लगा के ब्रज की माटी में लोट लगाते हैं। प्राचीन तो वहीं यूपी के बदायूं में एक गंभीर सड़क हादसा हुआ है, जिसमें 2 बसों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई है और दर्जन भर से अधिक यात्री घायल हो गए हैं। यह हादसा बदायूं मेरठ हाईवे पर हुआ है। जानकारी के अनुसार शादी समारोह से लौट रही एक प्राइवेट बस सड़क मार्ग पर रोडवेज से टकरा गई और टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों बसें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं। घायलों को बसों से निकालने के लिए खिड़कियां काटनी पड़ी और घटना के तुरंत बाद ही मौके पर चीख पुकार मच गई। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को राहत प्रदान की और तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। यह हादसा हाईवे पर वाहन चालकों और यात्रियों की सुरक्षा के लिए महत्व को फिर से रेखांकित करता है।
आज दिनांक 22 फरवरी को थाना उजानी के अंतर्गत एक रोडवेज बस और प्राइवेट बस में आमने सामने टक्कर हुई, जिससे प्राइवेट बस में बैठे यात्रियों में से 8 लोग घायल हुए, जिनको मेडिकल कॉलेज ले जाया गया। इसमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई, अन्य उपचाराधीन है। दोनों बसों के चालकों को हिरासत में लिया गया है। यह दोनों बस चालक भी घायल हैं, जो कि उपचाराधीन है। इस संदर्भ में अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं पीलीभीत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चोरी के एक मामले का बड़ा खुलासा किया है और इसके साथ ही 2 शातिर चोरों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी का एक लैपटॉप और चांदी का मुकुट भी बरामद किया गया है, जो उन्होंने पहले ही अवैध रूप से अपने पास रखा था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है और इस कार्रवाई से इलाके में कानून व्यवस्था के प्रति लोगों में भरोसा बढ़ा है और पुलिस की तत्परता का लगातार प्रमाण भी मिला है। मामले की जांच के दौरान पुलिस ने सटीक गुप्त जानकारी और सबूतों के आधार पर दोनों चोरों को पकड़कर उनके कब्जे से चोरी की गई संपत्ति को भी सुरक्षित निकाल लिया है और इस गिरफ्तारी से क्षेत्र में सुरक्षा की भावना मजबूत हुई है और चोरी जैसी घटनाओं पर अंकुश लगने में मदद मिली है। तो वहीं पीलीभीत में सड़क हादसे का मामला सामने आया है, जहां पर तेज रफ्तार पिकअप जो है वो गन्ने से भरी ट्रॉली में जा घुसी, जिससे पिकअप में सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल चालक को तुरंत ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है, जहां पर उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार पिकअप में झांसी जिले के सिपरी बाजार थाना क्षेत्र में एक गांव का चालक और उसके साथ उरई जालौन की निवासी एक व्यक्ति शनिवार रात को पूरनपुर की ओर जा रहे थे और इसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया है और इस टक्कर में ट्रॉली में सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और हादसे की सूचना मृतक के परिवार वालों को भी दे दी गई है। हादसे के बाद से मृतक के परिजनों में मातम पसरा हुआ है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और घायल चालक की हालत की निगरानी भी कर रही है। यह हादसा हाईवे पर तेज रफ्तार वाहन चलाने की गंभीरता और सुरक्षा के महत्व को उजागर करता है। राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, जहां पर कुछ घटनाओं ने लोगों के भरोसे को ही हिलाकर रख दिया है। थाना अलीगंज क्षेत्र का गल्ला मंडी के पास एक ऑटो चालक के साथ कथित तौर पर सुरक्षा गार्डों ने अनुचित व्यवहार किया। बताया गया है कि चालक को इस तरह परेशान किया गया कि वो मानवता के प्रति भी शर्मिंदगी पैदा करने वाला मामला बन गया। स्थानीय लोगों और समाज में चर्चा है कि गार्ड्स की ये मेहमान नवाजी आखिर क्यों हुई? क्या वजह बस ऑटो खड़ा करना था या फिर सामान्य सांस लेने का अधिकार? और इस घटना ने यह सवाल भी उठाया है कि क्या सुरक्षा का ठेका वास्तव में जनता की सुरक्षा के लिए है या फिर किसी को सजा देने का औपचारिक लाइसेंस मिल गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं कि क्या प्रशासन इस पर कोई बड़ा कदम उठाता है या फिर रोजमर्रा की घटनाओं की तरह ही ठंडे बस्ते में दबा कर रखा जाएगा। यह घटना शहर में नागरिकों और सड़क व्यवसायियों के बीच असुरक्षा की भावना को बढ़ा रही है और कानून व्यवस्था की वास्तविक तस्वीरों को भी सामने ला रही है। वहीं जालौन कोतवाली क्षेत्र में चोरों ने एक घर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोरों ने घर में घुसकर सोने चांदी के आभूषणों और हजारों रुपए की नकदी समेत लाखों रुपए मूल्य का माल लूट लिया है। मकान के गृहस्वामी ने घर का ताला टूटा हुआ देखा और तुरंत ही पुलिस को चोरी की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने आसपास के क्षेत्रों में संदिग्धों की तलाश भी शुरू कर दी है और चोरी की गई संपत्ति को रिकवरी के प्रयास भी किए जा रहे हैं और इस घटना ने इलाके में सुरक्षा की चिंता को बढ़ा दिया है और स्थानीय लोगों में सतर्कता की भावना पैदा कर दी है। तो वहीं पीलीभीत में लूट की घटनाओं पर पुलिस की नाकामी ने स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ा दी है। कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम उगनपुर के निर्माणाधीन हाईवे अंडरपास के पास अज्ञात 3 लुटेरों ने एक बार फिर से मोटरसाइकिल सवार के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया है। घटना के अनुसार कुकड़ी खेड़ा के रहने वाले व्यक्ति अपने साले के साथ रात को लगभग 11 बजे कल्याणपुर चक्र तीर्थ से दावत खाकर घर लौट रहे थे और इसी दौरान अंडरग्राउंड पुल के पास खड़े 3 अज्ञात लुटेरों ने अवैध तमंचे के बल पर उनकी मोटरसाइकिल को लूट लिया। लूट के समय पीड़ित और उनके साथ आने वाले व्यक्ति अपनी जान बचाने के लिए तुरंत ही घटनास्थल से भाग खड़े हुए। पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर 3 अज्ञात लुटेरों के खिलाफ लूट की धाराओं में मामला दर्ज किया है और यह घटना 4 दिन के भीतर कोतवाली जहानाबाद क्षेत्र में दूसरी
दूसरी मोटरसाइकिल लूट का मामला है, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी है और लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। स्थानीय प्रशासन अब तक इन घटनाओं को रोकने में सफल नहीं हो पाया है, जिससे हाईवे और आसपास के क्षेत्रों में सुरक्षा की गंभीर स्थिति सामने आ रही है। मैं रवि कुमार, मैं ग्राम कुड़ीखड़ा का रहने वाला हूँ। मैं कल्याणपुर से बारात में से आ रहा था। मैं शाम को 11:30 बजे की बात है, 3 लड़कों ने गाड़ी मेरी घेर के मुझसे छीन के लेके भाग गए वो, और थोड़ी देर झीना झपटी भी हुई थी। कौन सी मोटरसाइकिल थी? स्प्लेंडर मोटरसाइकिल थी, 22 मॉडल था। कब की घटना है ये? और ये है रात 11 बजे की, 11:30 बजे। तो पुलिस वगैरह को सूचना दी आपने? हाँ दे दी सर। जानते हैं आप उनको, कौन थे वो लोग? ना वो नहीं जानता, मैं शक्ल से देख लूँगा तो पहचान लूँगा। कहाँ से आ रहे थे? आप दावत में गए थे? कल्याणपुर से। तो वहीं आगरा मंडल के जनपद फिरोजाबाद में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने न सिर्फ आपराधिक पहलुओं को उजागर किया है, बल्कि पूरे कानून और सिस्टम की विश्वसनीयता पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि फर्जी वारंट और नकली कोर्ट के दस्तावेजों के आधार पर कुछ व्यक्तियों को हवालात में बंद करके वसूली की गई है। पीड़ित के अधिवक्ता ने स्पष्ट कहा है कि संबंधित वारंट प्रथम दृष्टि फर्जी प्रतीत होते हैं, यानी कि कार्रवाई की नींव ही संदिग्ध और अवैध दस्तावेजों पर आधारित थी। बताया जा रहा है कि इन फर्जी दस्तावेजों के सहारे लोगों को जबरन उठाया गया, जेल में रखा गया और बाद में धनराशि लेकर छोड़ दिया गया। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो ये न केवल दंड प्रक्रिया का उल्लंघन को दर्शाता है, बल्कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता पर भी सीधा प्रहार भी है। और इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों से लेकर मुख्यमंत्री स्तर तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं होने के कारण मामला गंभीर प्रश्न का सवाल बन गया है। सवाल उठता है कि क्या ये सिंडिकेट संगठित रूप से सक्रिय है और क्या सरकारी तंत्र के भीतर कहीं चूक या फिर मिलीभगत हुई है। जिम्मेदारी जो है वो तय करना और दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में अब तक ठोस कदम नहीं उठाया गया है। पुलिस प्रशासन ने जांच की बात तो कही है, लेकिन इस मामले में जांच की गति और पारदर्शिता पर जनता और पीड़ितों की नजरें टिकी हुई है। और जब आरोप इतना गंभीर है, फर्जी कोर्ट और फर्जी वारंट है, तो कार्रवाई भी उतनी ही सख्त और तत्काल होनी चाहिए। फिलहाल अब ये देखने वाली बात है कि ये मामला कानून व्यवस्था और नागरिक अधिकारों के लिए उदाहरण बनेगा या फिर सिर्फ एक और फाइल बनकर रह जाएगा। और जय ब्रह्मदेव पीपरा चौकी है, यहाँ से मेरे भाई ब्रजेश कुमार हैं और उनको मतलब मैं सिलाई का काम करता हूँ, अपना रोजी रोटी पालता हूँ। 80% विकलांग हैं हम दोनों, मियाँ बीवी हैं। अपने जैसे करते हैं तैसे अपना पेट पालते हैं, किराए की टिकट ले लेते हैं तो चलाते हैं तो पालते हैं, और जो ऊपर का खर्चा आता है मेरे भाई देते हैं, मेरे ब्रजेश भाई हैं। और इनको 4 तारीख को दिन सोमवार था, ब्रह्मदेव चौकी के जो दरोगा जी हैं विशाल चौधरी और अन्य पुलिस वाले 4 बजे 35 मिनट में यहाँ चौराहे से उठा के ले गए। मैं रिंकेश कुमार नाम है मेरा, और मैं नारगी से जो चौकी ब्रह्मदेव चौकी पड़ती है वहाँ से दरोगा जी आए थे विशाल चौधरी, मेरे भाई को लेके उठा गए। मेरे कोई करने वाला नहीं है, वो करते हैं मेरे लिए और कोई नहीं करता है मेरे लिए। मैं ये समझ लो इतना मजबूर हो गया था, तो मुझे कोई दिखा नहीं, तो मेरे साथ का मिलने वाला मुझे फोन किया कि तू अपने भाई को छुड़ा ले। तो मैं अपने भाई को लेने गया तो नारकी ने मना कर दिया कि छोड़ेंगे, यहाँ से नहीं छोड़ेंगे। फिर मैंने दूसरे से 5000 रुपये लिए कर्जा, तब मैं अपने ब्रह्मदेव चौकी से छुड़ा के लाया अपने भाई को। सोमवार का दिन था, 4 तारीख थी। जिला फिरोजाबाद, थाना नारकी। मैं एक विद्यालय प्रबंधक समिति का अध्यक्ष हूँ और उसमें 23,78,000 रुपये आए थे बिल्डिंग बनने के लिए। उसमें सरकारी मानकों के अनुराध नहीं बनी मतलब बिल्डिंग वो, और उसमें जो उसकी शिकायत मैंने उच्च अधिकारियों से की, यहाँ से लेके ADV से, खंड शिक्षा अधिकारी से, BSA साहब से, DM साहब से और CDO साहब से, सबसे शिकायत की, पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद में मुझे डराया धमकाया गया कि अपनी शिकायत वापस ले ले, नहीं तो किसी मुकदमे में झूठे में तुम्हें फंसा करके हम भेज देंगे। हमारे क्लाइंट हैं ब्रजेश कुमार, इन्होंने आकर मुझे बताया कि हमारे खिलाफ इलाहाबाद से कोई वारंट जारी हुआ है, पुलिस हमें तलाश कर रही है। तो जब इन्होंने ये बताया कि इलाहाबाद से हमारा कोई लेना देना नहीं है, प्रयागराज में हमारा कोई मतलब नहीं है और कभी कोई मुकदमा हमारे खिलाफ पंजीकृत कहीं नहीं हुआ, किसी तरह का कोई विवाद प्रयागराज में हमारा नहीं हुआ, तो हमारा कैसे वहाँ से वारंट आ गया। तो फिर मैंने प्रयास करके वारंट
की छाया प्रति मंगवाई तो उसमें पता चला कि पढ़ने से ही लगता है कि वारंट फर्जी। तो वहीं आंवला के सांसद नीरज मौर्य ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने कई बड़े खुलासे भी किए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बरेली के सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में आंवला के सांसद नीरज मौर्य ने प्रदेश सरकार और प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जनहित के मुद्दों पर भेजी गई उनकी चिट्ठियों का समय पर जवाब नहीं दिया जा रहा है। प्रश्नों के माध्यम से जो बात सदन में निकल के आई उसको आप सबने भी प्रमुखता से उठाया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बस इसीलिए हमने आपको आमंत्रित किया कि आप आए और सबके साथ चाय पिएंगे हम लोग, क्योंकि आज दिशा की बैठक भी है। आज दिशा की महत्वपूर्ण बैठक है, अभी उसमें हमको शामिल होना है। तो बस इसलिए आप सबका धन्यवाद, आभार। और ऐसे ही जनता के मुद्दों को मैं कोशिश करूंगा कि सदन में उठाता रहूं। और आपको भी मेरा, आप सबसे पहले भी हमने मीडिया के बंधुओं से अपील की कि कोई ऐसी बात आपको लगे कि जो सदन में जानी चाहिए, तो अगर आप हमें सुझाव देंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि उस बात को उठाया जाए, क्योंकि हम लोगों को जनता ने इसीलिए चुना है कि जनता के मुद्दे वहाँ उठाए जाएं। क्या प्रदेश की स्थिति कैसी लग रही है आपको? प्रदेश के बारे में क्या कहेंगे? इस समय जिस तरीके की स्थिति है, जिस तरीके से स्वामी अमृतसरानंद की एफआईआर दर्ज हो गई है, आज तक गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, आज प्रदेश की बात करें, हम बरेली की बात करें, अभी आपने देखा कि बरेली के अंदर भारत सरकार का कहना है कि एक क्रिटिकल केयर सेंटर बनाने की बात थी। तो आप देख रहे हैं कि सरकार या यहाँ के जो भाजपा के लोग हैं कितने ही संवेदनशील हैं जनता के मुद्दों को लेकर, इससे ये निकल के आ गई बात। अगर वो संवेदनशील होते तो इसमें प्रमुखता के साथ जमीन की व्यवस्था करना कोई बड़ी बात नहीं थी। इस बारे में हम लोगों की दिशा की या अन्य जो बैठकें होती हैं, मुझे लग रहा है कभी प्रशासन ने इस पर चर्चा भी की। और एक बड़ी स्वास्थ्य की यूनिट जो बरेली से छिन गई, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसलिए जब हालात यहाँ पे हैं तो प्रदेश के अंदर भी ऐसे ही चल रहा है। मुझे नहीं लग रहा कि कोई गंभीर है जनता की समस्याओं को। बरेली के आंवला के सांसद नीरज मौर्य जी ने आज बरेली के सर्किट हाउस में की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बातें बताई। सीधे सीधे सरकार पे भी कुछ आरोप लगाए हैं कि वो पत्र लिख के भेजते हैं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से उनके पत्र का जवाब नहीं आता। आइए जानिए क्या क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं बरेली से डेली 24 भारत के लिए विनोद जोशी। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।